Hello beta ji, once again you are Aradhna ma'am with the new chapter from 10th standard economics, and today we are going to discuss the sectors of Indian economy. Okay, you all are familiar with the activities around you people. आपने चारों तरफ आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट के काम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एक पिक्चर्स जो हैं, सम ऑफ द पिक्स आर गिवन इन योर बुक. Okay, you can see here a postman delivering, and coolie in agriculture field, women laborer working. Okay, then here shopkeeper or factory, then bricks making, so many. So you can let's look at these picture. ये हमने पिक्चर देखी है, हमने देखा कि people are engaged इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इतना अंगेज है, और ये जो एक्टिविटीज़ जो हैं इनमें से गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कुछ एक एक्टिविटीज़ में. ओके बेटा, सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यू कैन से ये हो रहा है, और हैपनिंग अराउंड अस, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे चारों तरफ होती है. और एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक, हम लोग जैसे बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है. हाउ डू वी अंडरस्टैंड, हम ये कैसे समझेंगे एक्टिविटी? वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप देम एंड क्लासीफाई. इन सबको एक ग्रुप में डिवाइड कीजिए और फिर इनको क्लासीफाई बांटिए. इनका क्राइटेरिया क्या है, कैसे है ये. अब जो जो ग्रुप में डिवाइड करेंगे इसी को सेक्टर कहते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. ओके, सो ये हम लोग करने जा रहे हैं. ये हैं दीज आर एक्टिविटीज़, दीज आर मैनी एक्टिविटीज़. ये जो हैं बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है. कुछ एक तो एक्टिविटीज़ जो हैं हम लोग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं, बट कुछ एक को हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, सो मैनी. ओके, फिर उसको यूज़ करते हैं. ये है. अब टेक फॉर द एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल लिया गया है, क्या है, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. कॉटन की कल्टीवेशन होती है. इट टेक प्लेस इन अ क्रॉप सीजन. जब भी कॉटन का सीज़न होता है तब कॉटन की कल्टीवेशन होती है. फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट की ग्रोथ के लिए वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली. हम लोग कॉटन की ग्रोथ के लिए ओके डिपेंड होते हैं ऑन नेचुरल फैक्टर्स. कुछ हद तक, पूरी तरह नहीं, क्योंकि रेनफॉल नेचुरल फैक्टर है, सनशाइन, क्लाइमेट. ओके, ये ज़रूरी है. रेनफॉल इरिगेशन हो सकती है, बट सनशाइन और क्लाइमेटिक सूटेबल क्लाइमेट होना ज़रूरी है. ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी, कॉटन जो है एक नेचुरल प्रोडक्ट है. ओके, इसको नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि रेनफॉल, अच्छी धूप और क्लाइमेट, और इसकी मिट्टी हमें पता ही है कि बेस्ट जो है कॉटन ग्रो होती है दैट इज़ इन द ब्लैक, ओके, ब्लैक सॉइल. और इसीलिए ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉटन सॉइल. ओके, जनरली वी से black soil, a cotton soil, because cotton is grown in the black soil. So एक ये natural product है. Similarly in the case of an activity, अब हम लोग डेयरी का देखते हैं, और ये जो है डेयरी फार्मिंग जो है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है एनिमल्स का एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ओके, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस और फॉडर, जानवरों के लिए चारा यानी कि जो वो खाते हैं वो मिलना ज़रूरी है. और फिर हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, मिल्क. मिल्क इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट, ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है. मिल्क
कोई फैक्ट्रियों में बनाया नहीं जाता है। ओके, ये नेचुरल प्रोडक्ट है जो हमें एनिमल्स देते हैं मिल्क, जैसे काउ, बफलो, शीप एंड गॉट एक्सेट्रा। सो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ये जो है व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग, बट हम लोग जो है इन नेचुरल प्रोडक्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं। बट मिल्क और कॉटन जो है नेचुरल, नेचर से जो हमें चीज़ें डायरेक्टली मिल गई हैं, उनको क्या कहते हैं? नेचुरल, ओके, प्रोडक्ट। और ये सारे नेचुरल जो नेचर से हमें मिलती हैं, इसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। समझ लगी? प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर समझ लगी आपको? प्राइमरी सेक्टर कौन सा है? जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती है नेचुरली, जैसे कि कॉटन नेचुरली ग्रो होती है, मिट्टी काली होगी, अच्छा सनशाइन होगा, रेनफॉल होगी, वेदर कंडीशन अच्छी रहेगी तो ग्रो नेचर में हो जाएगी। और मिल्क जो है वो भी नेचर से हमें नेचुरली, ओके। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, यानी कि फर्दर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ, आगे प्रोडक्ट नहीं बना, बट दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर। बट इसी नेचुरल प्रोडक्ट से बहुत से प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये जो नेचुरल हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं प्राइमरी सेक्टर से, वो बेस हैं बहुत सारे प्रोडक्ट का। जैसे कि कॉटन जो है ग्रो हुई नेचुरल प्रोडक्ट है। अब कॉटन जो है दैट इज़ बेस, किसका बेस है? कितने टाइप की वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल्स है, कपड़े हैं, ओके, कॉटन से बनते हुए। आप इमेजिन कर लीजिए, इमेजिन कि आपने देखे होंगे। तो ये जो है वो फिर क्या हो जाते हैं? एक्सप्लॉइट करके बनते हैं और ये आ जाते हैं आपके सेकेंडरी में, ओके। एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारे के सारे सेक्टर जो हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं और प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। अब हमने कर लिया जी कि एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, प्राइमरी सेक्टर है। बट सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जो एक्टिविटी होती है, यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट जो हमें मिले हैं उनको आगे एक्सप्लॉयट करके, चाहे कि मैन्युफैक्चरिंग करें, ओके, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में बनता है। प्राइमरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग करके, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यूज़ करके बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं। समझ लगी बेटा? ओके, हमने क्या की प्राइमरी सेक्टर की या एग्रीकल्चर सेक्टर की चीज़ें। एग्रीकल्चर में कितनी क्रॉप्स होती हैं पता है ना आप लोगों को? अब इनके कितने प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट का मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ आपको। एग्रीकल्चर सेक्टर में वीट एक क्रॉप है। अब वीट से देखो क्या क्या बनता है। खाते हो ब्रेड, बिस्किट्स, डू यू ईट? और कितना कुछ वीट का बनता है, ओके। रोटी चपाती तो बनती है, समोसे खा लिए आपने, सो मैनी थिंग्स। सो ये जो है आगे सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, बिस्किट्स वगैरह, ब्रेड वगैरह जो आप लोग खाते हो, इसी को इंडस्ट्री में यूज़ करके। डेयरी, मिल्क आ गया प्राइमरी सेक्टर। अब मिल्क से कितनी चीज़ें, आई एम नॉट हेयर प्रमोटिंग एनी ब्रांड, बट अमूल इंडिया के ही देख लो कितने प्रोडक्ट हैं। ये अर्लियर अमूल जो था इंडिया का, ये खाली मिल्क में, ओके, स्टार्ट किया था इन्होंने शुरुआत। अब इतने वर्ल्ड वाइड फेमस है मिल्क से प्रोडक्ट बने हुए, वी कांट काउंट ऑन द फिंगर्स, ओके। इसी तरह से फॉरेस्ट से हमें कितने प्रोडक्ट मिलते हैं जो बाद में सेकेंडरी सेक्टर में, फैक्ट्रियों में, या ऐसे, दैट वी विल डिस्कस। अब ये सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर बेटा एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट हमने कर लिए ना,
चेंज कर दिए जाते हैं किसी और प्रोडक्ट में, किसी और ही फॉर्म में, आकार में, रंग रूप में हमारे पास आ जाते हैं। वो कैसे? थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग चीज़ें यूज़ करके। और ये मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएट होती है, जुड़ी किसे? इंडस्ट्री से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर, ये प्राइमरी के बाद सेकेंडरी है, ठीक है। स्टेप आफ्टर प्राइमरी, प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी स्टेप या सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पे इंडस्ट्री में चीज़ें बनती हैं। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, यहाँ पे ये बिस्किट वगैरह नेचर ने पैदा नहीं की, ब्रेड वगैरह जो आप लोग खाते हो आटे से बनी हुई, इट हैज़ टू बी मेड, ये बनाई जाती है। कंडेंस्ड मिल्क आप लोग पीते हो, कंडेंस्ड मिल्क कितना ही यूज़ होता है, पनीर, चीज़ कितने तरह के हैं अब, है ना। तो ये जो है नेचर ने नहीं बनाए, ये मैन्युफैक्चरिंग से बने हैं। सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का, ओके। ये कोई ना कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री में, घर में या वर्कशॉप में भी हो सकता है। पनीर घरों में भी बना लेते हैं ना, दूध का। हाँ जी बेटा जी। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट ये क्या है, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज़रूरी होती है, असेंशियल। और ये मैन्युफैक्चरिंग जो है आपके घरों में भी हो सकती है बेटा, ओके। ये आपके घरों में भी हो सकती है, और कहाँ पे? एक फैक्ट्री में भी हो सकती है, ये कहीं पे भी हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम अ प्लांट, प्लांट से हम लोग कॉटन फाइबर निकालते हैं, ओके। कॉटन फाइबर हम लोग प्लांट से एक निकालते हैं, और हाँ जी बेटा जी, ये जो है स्पिन किया जाता है, इसको स्पिन यार्न, ठीक है, काटा जाता है। और फिर कपड़ा, आपने देखा होगा कॉटन का धागा बनता है यार्न, और फिर उसी से कपड़ा बनता है, ठीक है। यूजिंग शुगर केन, इसी तरह से शुगर केन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, बट इसी से कितने प्रोडक्ट बन जाते हैं जो हम लोग शुगर, गुड़, जैगरी यानी कि घरों में खाते हैं, तो ये शुगर केन से बनती है। बट फिर इसके लिए प्रोसेस चाहिए, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, या कॉटेज इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है ना। कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक, अब सॉइल है, मिट्टी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, अर्थ में मिलती है, बट हमारी इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, घर बन गए, वो नेचुरल रिसोर्स जो हमें सॉइल मिला है उससे तो नहीं ना बनी, तो हमें ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ी, ब्रिक्स बनानी पड़ी, तभी हमारे घर और बिल्डिंग्स बने हैं ये सारे। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली, ये सेक्टर जो है धीरे धीरे बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी सेक्टर में भी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, डेली और भी प्रोग्रेस करी है और पीछे भी किया है, पास्ट में भी। सो इसको इसीलिए कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इट इज़ ऑल्सो, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोला जाता है? प्राइमरी सेक्टर को, जैसे हमने डिस्कस किया, एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, ओके। प्राइमरी सेक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज, याद कर लो बेटा, एक एक लाइन ध्यान से सुन लो, ओके। आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQ, ईच एंड एवरीथिंग में काम आएगा। और इन सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोला जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओके। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, ओके बेटा जी। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड, आगे हम लोग चल रहे हैं। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज थर्ड कैटेगरी। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद, ओके बेटा जी, नाउ वी आर डिस्कसिंग आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर दिस अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़। एक और सेक्टर है और एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड दैट फॉल ऑन द टर्शरी सेक्टर, ओके। ये हमारा है थर्ड टर्शरी सेक्टर, ओके।
दिस इज़ क्या है, टर्शरी सेक्टर, ये हमारा। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अबव टू, ये दोनों ऊपर जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डिस्कस किए हैं ये टोटली उन दोनों से डिफरेंट है। देयर आर एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये टर्शरी सेक्टर जो है ओके, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों की हेल्प करता है। दोनों ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेंगे इसके बिना। टोटली डिपेंडेंट है टर्शरी सेक्टर के ऊपर। ठीक है, समझ लगी बेटा? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द टर्शरी सेक्टर। और कैसे हैं ये बताते हैं हम लोग। दीज एक्टिविटीज़, ठीक है, पूरी डेवलपमेंट इस सेक्टर की, दोनों सेक्टर की किसके कारण हो सकती है? टर्शरी सेक्टर के साथ, नहीं तो दोनों के दोनों बैकवर्ड रहे। These activity by themselves do not produce a good by। देखिए बेटा ध्यान से समझिए, अब फैक्ट्री में बन रही है टेक्सटाइल फैक्ट्री, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। आपके यहाँ पे कॉटन आया, कॉटन का कपड़ा बन रहा है, कोई भी कॉटन है, बट कपड़े कितने तरह के बनते हैं आपको पता है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। बट फैक्ट्री तक वो कॉटन पहुँचना, ठीक है, और कॉटन फिर जब कपड़े की, क्लोथ की शेप में आ जाएगी, वो मार्केट तक जानी, या वहाँ पे एक लेबर ने काम करने के लिए आना है, या मशीनरी पहुँचानी है, ख़राब होगी मशीनरी, इंजीनियर ने आना है, वो कैसे आएंगे फैक्ट्री तक बताइए? बना हुआ माल मार्केट तक कैसे जाएगा? ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट मार्केट तक कैसे पहुँचेगा? रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक कैसे पहुँचेगा? या लेबर सारे फैक्ट्री तक कैसे पहुँचेंगे? ओके, इंजीनियर चाहिए ठीक करने के लिए, टेक्नीशियन, बताइए जी ये कैसे होगा पॉसिबल? कैसे होगा बेटा? अगर सर्विस सेक्टर टर्शरी होगा, यानी कि ओके, यानी कि बसेस, ऑटो या ट्रेन, कहीं पे भी बायर माल बन के जाता है एक जगह, शिप्स के थ्रू जाता है। लगी बात समझ बेटा? ये सारे के सारे टर्शरी सेक्टर है, यानी कि सारा का सारा ट्रांसपोर्ट, मेनली बेसिकली अभी ये आप समझ लो, सारा का सारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, सारा का सारा ये सर्विस सेक्टर के अंडर आता है। ओके, कम्युनिकेशन सिस्टम ये सारा टर्शरी सेक्टर में आता है, इसको इसीलिए सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। टर्शरी सेक्टर का दूसरा नाम पता चल गया, सर्विस सेक्टर, क्योंकि ये सर्विसेज, सेवाएं देते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाने की सेवा, अब बन गया प्रोडक्ट उसको मार्केट तक पहुंचाने की या दूसरे कंट्रीज तक, लेबर ने आना जाना है, और भी कोई भी मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, कुछ भी, तो हम लोग यूज़ करते हैं टर्शरी। फ़ोन पे बात करते हैं, कितना प्रोडक्ट क्या कम्युनिकेट करते हैं चीज़ें। ओके, सो ये सारा का सारा टर्शरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट। समझ लगी? इमेजिन करो सिचुएशन, ट्रांसपोर्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम है ही नहीं है, डेवलप ही नहीं है प्रिमिटिव सोसाइटी का, अपने ही घरों में बैठे थोड़ी बहुत क्रॉप ग्रो कर रहे हैं अपने सस्टेनेंस, सेल्फ सस्टेनेंस के लिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट तो नहीं होगी ना, गाड़ियाँ, फ़ोन, रॉ मटेरियल आना जाना, मशीनरी, ये सारी की सारी जो है मिलेंगी तो ही प्राइमरी सेक्टर ग्रो करेगा। प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट पहुंचेगा सेकेंडरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर का जो बने हुए प्रोडक्ट हैं वो पहुंचेंगे मार्केट में या दूसरे कंट्री में। इन दोनों की हेल्प कौन कर रहा है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की टर्शरी सेक्टर हेल्प पूरी तरह से टर्शरी सेक्टर कर रहा है। इसलिए तो कह रहे हैं कि टर्शरी सेक्टर जो है इन दोनों सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अब बात समझ लगी बेटा? सो लेट्स मूव, चलिए आगे अब चलते हैं हम लोग। ओके, ये मैंने सारा बता दिया, ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक, ट्रेन एंड सोल्ड इन द होलसेल रिटेल मार्केट। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर ऑल। ठीक है, कई बार होता है कि गोडाउन में स्टोर करना पड़ता है कुछ माल,
दूसरे से बात करते हैं हम लोग टेलीफोन से, ये मैंने आपको पहले ही प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो कितना माल कितना चाहिए, ये फ़ोन पे कम्युनिकेट करते हैं, कब चाहिए, कहाँ पे भेजें। ये पुराने ज़माने पे होती थी लेटर्स, अब तो नहीं वो टाइम रहा है, फैक्स सीधा। ओके, अब सेकेंड देखो जी, टर्शरी सेक्टर में बैंक भी आते हैं। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम तो मैंने क्या ही दिया, अब बैंकिंग भी है, ठीक है। टर्शरी सेक्टर में बैंक भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, कितना माल कहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है, बैंकिंग इसको बोलते हैं। ओके, सॉरी, कितना माल कहाँ पे जाना। कई बार अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए पैसा नहीं इतना होता, तो बैंक से लोन उठाते हैं प्रोडक्शन के लिए, ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए, आपको पता है ना, लोन मिलता है। तो बैंकिंग भी पार्ट है टर्शरी सेक्टर का, एक ध्यान रखना बेटा। सो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैं आपको पहले ही बता चुकी, स्टोरेज सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, जितना भी है ये टर्शरी सेक्टर में आते हैं, ये सारे के सारे टर्शरी सेक्टर के एक्टिविटीज़ हैं। सिंस दीज एक्टिविटी जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स, टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। मैंने बता दिया ना, टर्शरी सेक्टर कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, कोई चीज़ बनाता नहीं है, ये क्या करता है, सर्विस, अपनी सेवाएं देता है सबको। कोई फैक्ट्री नहीं है टर्शरी सेक्टर जहाँ पे गुड्स बनेंगे, ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं टर्शरी सेक्टर, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है। अब सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज। सर्विस सेक्टर में कुछ एक ज़रूरी सेवाएं भी हैं जो डायरेक्टली हेल्प करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हेल्प करती हैं ये बहुत सी सेवाएं। और ये जो हैं जैसे अब आ जाइए जी, कौन सी, फॉर एग्ज़ाम्पल वी रिक्वायर टीचर, डॉक्टर, ये भी सेवा कर रहे हैं, ये भी सर्विस कर रहे हैं, टीचर, डॉक्टर्स और दूसरे। ये पर्सनल सर्विस सच एज वॉशरमैन, बार्बर, ओके, कोबलर, लॉयर, ठीक है, मोची हैं जो, ये भी सर्विस सेक्टर में सारे आते हैं। ओके क्योंकि ये जो हैं टीचर डॉक्टर जो हैं डायरेक्टली तो मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं कुछ भी, बट ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वॉशरमैन भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ओके, लॉयर भी सर्विस। सो ये जो है पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क, जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम करते हैं, अकाउंटिंग के, वो भी टर्शरी सेक्टर में आते हैं। सर्टन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आजकल आपको पता है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में कितनी ही सर्विसेज आ चुकी है आईटी सेक्टर में। इंटरनेट कैफ़े है, एटीएम बूथ है, ओके, ये तो इतना एक्सपैंड हो चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं, ये सब के सब इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। इंटेग्रल पार्ट कहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट भी नहीं, एक ज़रूरी अभिन्न अंग जिसको हम लोग कहते हैं, किसका, टर्शरी सेक्टर का। और ये सारे के सारे जो हैं ये किसकी हेल्प करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की। ओके, अब हम ये साइड पे हैं क्लिप्स, लेट्स चेक। यहाँ पे बेटा जी ये बताई हुई हैं प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, क्लू से पता चल जाता है सारी, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट ग्रो होते हैं। और उसके बाद है सेकेंडरी में क्या क्या फैक्ट्रियों में चीज़ें बन रही हैं, या घरों पे ही, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में, नेचुरल प्रोडक्ट से, ये है। फिर टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज, जैसे कि ट्रक से सामान आ रहा है, जा रहा है, टेलीफोन बूथ या शॉपकीपर सेल कर रहा है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को, और नीचे कंप्यूटर दिखाया गया है जो हेल्प कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। 3 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया गया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, बट ये सारी की सारी कैटेगरी जो है इंटरडिपेंडेंट है,
इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक है बेटा जी। अब देखो प्राइमरी सेक्टर जो है या एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ग्रो ना करता प्रोडक्ट, तो सेकेंडरी सेक्टर की फैक्ट्रियां बैठ जाती, कोई फैक्ट्री ना चलती। तो सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। अब सेकेंडरी, प्राइमरी का प्रोडक्ट सेकेंडरी तक पहुंचना, सेकेंडरी का प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचना, हेल्प कौन कर रहा है, टर्शरी सेक्टर हेल्प कर रहा है इन सब की। सो ये तीनों के तीनों डिपेंडेंट हो गए प्रॉपरली। अब आप कहोगे कि मैडम ने बोला है, मैम ने बोला है कि प्राइमरी सेक्टर जो है सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, बट प्राइमरी सेक्टर भी बेटा सेकेंडरी के ऊपर डिपेंडेंट है। प्राइमरी सेक्टर में कोई भी एग्रीकल्चर ही ना ग्रो होती अगर सेकेंडरी सेक्टर वाले ट्रैक्टर, थ्रेशिंग मशीन, टूल्स, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ना बनाते। ये सारी फैक्ट्रियों में बनी ना, सेकेंडरी सेक्टर में बनी ना बेटा चीज़ें। सारे ट्रैक्टर जो चल रहे हैं फैक्ट्रियों में बने, थ्रेशिंग मशीन, ओके सॉइंग। ये प्राइमरी सेक्टर भी पूरी तरह से सेकेंडरी के ऊपर डिपेंडेंट है, और दोनों तो पता चल ही गया। ठीक है, टर्शरी सेक्टर के ऊपर है। ये एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ये तो मैंने आपको समझा दिया इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर निर्भर कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। ओके, इंटरडिपेंडेंट का। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करें। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल। इमेजिन कीजिए फार्मर एक खास मिल को, जहाँ पे शुगर बन रही है, उसको अपने गन्ने बेचने से मना करते हैं, शुगर केन, तो शुगर केन मिल जो है वो शट डाउन, बंद हो जाएगी। ओके, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर। ये बता दिया गया है कि किस तरह से सेकेंडरी सेक्टर जो है वो टोटली प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर जा रहे हैं। इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन इफ company decide not to buy from the Indian market and import all the cotton they need from the other country. Indian cotton cultivation would become less profitable and the farmer may gone to bankrupt if they can't quickly switch to other crop. Cotton price will fall. ठीक है बेटा, ये भी समझ लग गया ना कि अगर इंडियन कंपनी को बाहर से सस्ती मिल रही है कॉटन, वो बाहर से मंगवा लेंगे और इंडियन कॉटन को नहीं खरीदेंगे, तो फार्मर को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ऑप्शन, जल्दी उनकी कॉटन का प्राइस डाउन, कुछ ना कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीप एंड बेस्ट कॉटन हो जाए, यहाँ कोई और एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो करेंगे। ठीक है नहीं तो एकदम से कंगाल बैंकक्रप्ट हो जाएंगे वो। देन नेक्स्ट है फार्मर बाय मैनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र। ओके, तो ये पूरी तरह से सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइज़र और पंप सेट वुड गो अप। ठीक है, अगर प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जितना भी खर्चा आएगा फार्मर का तो उसने कल्टीवेशन में तो ऐड करना ही करना है। ओके बेटा, दिस इज़ द ट्रू पिक्चर, दिस इज़ द ट्रू पिक्चर कि वो ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द फार्मर विल राइज एंड देयर प्रॉफिट वुड रिड्यूस। अगर हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई तो कल्टीवेशन की, ठीक है, फार्मर जो है वो बढ़ाएगा ताकि उसको फ़ायदा हो। देन नेक्स्ट है पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर नीड फूड, उनको फूड चाहिए। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज अ स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्ट लॉरी। हाँ जी बेटा जी, पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर नीड फूड। किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, घरों में भी रहते हैं, हर एक को खाना चाहिए। इमेजिन कीजिए उस सिचुएशन में क्या होगा इफ़ देयर इज़ अ स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्ट लॉरी। ट्रांसपोर्ट आपने देखा होगा,
ट्रांसपोर्ट वाले स्ट्राइक कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं उठाने से सब्जियां, दूध, क्या होगा रूरल एरिया में, तो उन बेचारों को लॉस होगा। ओके, खाने की कमी हो जाएगी शहरों में, जो थोड़ा बहुत खाना है रेट बहुत हाई हो जाते हैं। जब भी स्ट्राइक होती है आपने देखा होगा, तभी गवर्नमेंट फटाफट बात करती है, नेगोशिएशन करती है उनके साथ और स्ट्राइक जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाती है, कॉल्ड ऑफ करवाती है, ताकि बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें सबको मिलें और प्राइजेस हाई ना हो। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या शो करते हैं कि सब के सब सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई एक में कुछ हो गया तो सारे सेक्टर ठप। ओके, ट्रक वगैरह यानी कि टर्शरी सेक्टर ने कर दिया स्ट्राइक, तो फार्मर की ख़त्म और सेकेंडरी वालों का माल पड़ा रहेगा और महंगाई अलग से हो जाएगी, आम लोग भी परेशान रहेंगे। अब ये कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं, आपने करना है, कैसे डिपेंडेंट है, किस तरह से ये। अब मूविंग टू द नेक्स्ट, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। अब हम तीनों सेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हर सेक्टर में एक्टिविटीज़ हो रही है अलग अलग तरह की। लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। ऑल्सो द 3 सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और इन तीनों सेक्टर में बहुत से लोग हैं काम करें, गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करें। नेक्स्ट स्टेप क्या है? देयरफॉर इज़ टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। हमें देखना है कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकती है। हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, एक दूसरे सेक्टर में कितने लोग काम करेंगे। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर। इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा वन और मोर, इकोनॉमी में कितने ही सेक्टर हैं विच डोमिनेट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन टोटल और एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार दिलाते हैं ये सेक्टर अलग अलग, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी। आपको पता है रोज़गार मिलता है, पैसे कमाती है कंट्री की इकोनॉमी, अब कंट्री भी रिच बनता है। वाइल अदर सर्विसेज आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, और कई सर्विसेज जो हैं वो स्मॉल हैं साइज में, बट हर एक की इम्पॉर्टेंस है। कैसे? हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नाउ द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। अब ये है कि सारे के सारे गुड्स कहाँ पे कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितनी सर्विसेज हैं, टोटल कितनी प्रोडक्शन है, ये कैसे काउंट करता है कंट्री। ठीक है, एक कंट्री कैसे काउंट करता है कितनी प्रोडक्शन होगी, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी ईच सेक्टर में, ईच यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में, ये कैसे होता है ये हम करते हैं। विद सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत से हज़ारों लाखों की तादाद में, मिलियन बिलियन में सर्विसेज एंड गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। यू माइट थिंक, आप सोच रहे होंगे कि इट्स इम्पॉसिबल टास्क, काउंट करना तो इम्पॉसिबल टास्क है क्योंकि न्यूमरस, अनगिनत है। ओके, वंडर, आप हैरान भी होंगे कि किस तरह से। ओके, हाउ कैन वी ऐड अप कार एंड कंप्यूटर एंड नेल्स एंड फर्नीचर। ओके, फर्नीचर प्रोड्यूस हो रहा है, नेल्स, कील इतने। ओके, ये कैसे? इट वॉन्ट मेक सेंस। हमें लगता है कि ये सेंस नहीं, कैसे। यू आर राइट इन थिंकिंग, अगर आप ऐसा सोचते तो आप भी ठीक हो अपनी जगह पे। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इकोनॉमिस्ट suggest that the value of goods and services should be used rather than adding up in the actual number. goods and services जो हैं, you are right, आपका सोचना सही है कि ये बड़ा प्रॉब्लम है काउंट करना हर चीज़ को, कहाँ पे कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज। बट इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने सुजेस्ट किया है दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज। गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कितनी है, कीमत कितनी है, उनको यूज़ किया जाए, उनको ऐड किया जाए। ओके, और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। कितने नंबर में प्रोडक्शन हो रही है वो ना देखो, कितनी वैल्यू की, कितनी कीमत की हो रही है ये देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बताया गया 10,000 kg वीट है। ओके, 10,000 kg वीट है, वो बेच दी गई।
कितने 8 रुपये पर केजी के हिसाब से 80,000 हो गए ना। तो वैल्यू ऑफ वीट जो क्या होगी 80,000। ओके, फिर है वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट। अब वैल्यू निकालनी है 5,000 कोकोनट की, ₹10। 10 रुपये का एक है और 5,000 कोकोनट है, तो कितनी होगी 50,000। सिमिलरली वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर आर कैलकुलेटेड। हमने कितने प्रोड्यूस हुए हैं ये नहीं देखना, टोटल इनकम कितनी है 80,000 50,000 ये है टोटल वैल्यू। हमने वैल्यू ऑफ गुड्स काउंट करनी है। रिमेंबर दिस इज वन प्रिकॉशन, इसमें एक प्रिकॉशन सावधानी की भी ज़रूरत है। वन हैज़ टू टेक, एक को लेना होगा, नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस और सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। ओके, कितनी सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी बेच रहे हैं, कितनी पैदा कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके करना क्या है हमने, फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज बस देखनी है। फाइनल गुड्स एंड अब देख लो फाइनल गुड एंड सर्विसेज का मतलब क्या है। किसान ने बेचा आटा, फार्मर हु सेल व्हीट टू द फ्लोर मिल। ओके, आटा चक्की के मालिक को बेच दिया 8 रुपये किलो के हिसाब से। मिल ने आटा पीसा, ओके, और बेच दिया इसको बेकरी वाले को भी, उसने 10 रुपये के हिसाब से बेकरी वाले को बेचा। अब बेकरी वाले ने बिस्किट बनाए, बिस्किट कंपनी को बेच दिया। ओके, बेकरी छोड़ो, बिस्किट कंपनी, बिस्किट कंपनी ने बिस्किट्स बना दिए आटे के, उसमें ऐड किया उसने शुगर, ऑयल। ओके 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, और एक बिस्किट के पैकेट की कीमत रखी 60 रुपये 60। कंज्यूमर फॉर ₹60, 15 पर पैकेट की कीमत है 15 रुपीज़। तो फाइनल गुड्स जो हमारे सामने हर कस्टमर के पास पहुंचा वो हमने काउंट करना है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे बिस्किट है हमारी, बिस्किट हमने काउंट करना है। बिस्किट कितने बने हैं, ओके, कितने पैकेट्स बने हैं, कितने बिके हैं, ये हम लोग काउंट करेंगे। ये हमारा फाइनल है, ये टोटल गुड्स में आएगा, हमने आटा नहीं देखना। ओके, द नेक्स्ट है वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड। अब हम कहेंगे कि आटा क्यों नहीं किया हमने, बिस्किट से क्यों, यानी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्यों काउंट होती हैं। इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज wheat and wheat flour in this example are intermediate goods। इंटरमीडिएट मतलब अब 2 हो गए आपके, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड जो हमने कर लिया है, फाइनल एंड इंटरमीडिएट, डिफरेंशिएट इन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड। ओके, फाइनल गुड आपके हमने डिस्कस कर लिया, क्या था, बिस्किट। इंटरमीडिएट क्या कर लिया हमने, फ्लोर, आटा। अब ये 2 तरह के आपके पास क्या है, गुड्स हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, जो ज़रूरी हैं, जिनका यूज़ होता है फाइनल गुड्स बनाने में। इंटरमीडिएट है हमारा आटा और उसका यूज़ हुआ है फाइनल गुड्स बनाने में। फाइनल क्या है, ब्रेड, बिस्किट, समझ लग रही बेटा। और सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट। तो हमने काउंट किसकी की है, फाइनल गुड की कीमत। ठीक है, हर कंट्री फाइनल गुड्स की कीमत, फाइनल प्रोडक्ट की कीमत काउंट करता है, क्योंकि उसी में ही इंटरमीडिएट की काउंट हो जाती है। ओके, उसी में ही इंटरमीडिएट गुड्स की कीमत जो है वो काउंट हो जाती है। Hence the value of 60 for biscuit final good already included the wheat। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा बिस्किट 60 रुपीज़ का,
उसमें आटे की कीमत जो 10 रुपए का आटा लगा उसमें तो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, तो इसलिए बार बार नहीं ऐड करना, पहले इंटरमीडिएट का ऐड कर लो और फिर फाइनल का ऐड कर लो, ऐसा नहीं होता है, फाइनल का ही आउट करना है। सो ये जो है वैल्यू ऑफ अदर इंटरमीडिएट गुड जो है ऐसे इंक्लूड किया जाता है और काउंट किया जाता है। वैल्यू ऑफ फ्लोर एंड व्हीट सेपरेटली नहीं काउंट किए जाते, देयर फॉर नॉट करेक्ट, बिकॉज देन वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ सेम। एक ही चीज़ को बार बार हम काउंट करें, पहले आटे को काउंट कर लिया, फिर बिस्किट को काउंट कर लिया, आटा बार बार ही कीमत उसकी लग रही है। सो फर्स्ट व्हीट देन फ्लोर एंड फाइनल बिस्किट, बार बार काउंट हो गया नहीं, फाइनल गुड्स की हमने ऐड करनी है। एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर, फाइनल गुड्स की हमने काउंट कर ली और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं ईच सेक्टर में पर्टिकुलर ईयर में ये काउंट किए, जो एक साल में काउंट होगी अगले साल में दोबारा नहीं, हर साल की यानी कि काउंटिंग। प्रोवाइड टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर, जितनी भी प्रोडक्शन हुई है एक साल में वो की जाती है। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर, और तीनों सेक्टर में कितनी सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, तीनों क्या है, टोटल सम ऑफ प्रोडक्शन, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज तीनों सेक्टर में जो प्रोड्यूस हुई हैं उसको क्या कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ओके बेटा जी, अब मूव टू द नेक्स्ट वन। इसी तरह से ये जो है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर काउंट किया जाते हैं और उसको बोला जाता है जीडीपी, इस कंट्री की इतनी है, ठीक है। जीडीपी शोज हाउ द इकोनॉमीज, और जीडीपी से ही पता चलता है किस कंट्री की कितनी इकोनॉमी है, क्योंकि जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसी से। इंडिया में ममोन टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी, ओके, अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट काउंट करती है जीडीपी। ममोन दिस मिनिस्ट्री जो है विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसकी हेल्प से सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है वो काउंट करती है जीडीपी। और ऑल द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ये कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुड्स और सर्विसेज जो भी है, हर स्टेट हर यूनियन टेरिटरी के डिपार्टमेंट साथ में लगते हैं और काउंट करते हैं, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, प्राइजेस क्या उनके एस्टिमेट, उसके बाद एस्टिमेट लगाया जाता है जीडीपी का कि टोटल कितनी जीडीपी है। ओके बेटा जी, ओके, getting my thing? So in today's video that's all. I hope you understood each and every concept, but still you have any problem, send me your problem in comment section.